कर दूंगा। ओके, अगर किसी को आंसर आ रहा है या फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अप्रोच आ रहा है तो मुझे बता देना, फिर मैं सॉल्व करूंगा उस हिसाब से। अगर नहीं हो पा रहा था तो मैं कर दूंगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है कि नेट का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट डज द सेट z belongs to C such that z to the power 60 is -1 and z to the power k is not equal to -1 for all k less than 60। मतलब smallest integer such that z to the power that integer is -1 is 60। इससे छोटा कोई इंटीजर नहीं मिलेगा such that z to the power n is -1। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि इस सेट का कितना एलिमेंट रहेगा। ओके, तो कोई सॉल्व करना चाहता है क्वेश्चन को? Anyone want to solve this question? ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। तो z to the power 60 is -1। This implies that z to the power 120 is 1, right? अब तुम एक ग्रुप बनाओ G, इसमें all those a रखो such that a to the power n is 1। अब देखो ये तो C में है, ठीक है, तो ऑल दो C बिलोंग्स टू सच दैट a to the power n is 1, a to the power 20 is 1। ओके, तो इस केस में ये जो ग्रुप बन रहा है G वो एक C स्टार का सबसेट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो नहीं होगा तो ये C स्टार का सबसेट होगा। अब देखना कि G ग्रुप फॉर्म करेगा और इसमें 120 रूट ऑफ यूनिटी रहेगा। ओके, अब ये जो ग्रुप बन रहा है ये C स्टार का सब ग्रुप है। इस ग्रुप का हम देखेंगे ये ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट डज हाउ मेनी एलिमेंट डज द सेट हैव। इस सेट में से अगर कोई एक एलिमेंट लोगे z, लेट सेट बिलोंग्स, इस सेट को हम एस मान लेते हैं। ओके, लेट एस इज दिस। ओके, एस इज दिस, तो लेट z बिलोंग्स टू एस। ओके, देन क्या होगा z टू द पावर -60, सॉरी z टू द पावर 60 होगा 1 -1। दिस implies z to the power 120 is 1, राइट? तो ये जो ग्रुप बन रहा है G, यहाँ पे तो 120 रूट ऑफ यूनिटी रहेगा, तो G का कार्डिनलिटी कितना होगा 120, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो 120 ही होगा ना, क्योंकि हम C स्टार में ले रहे हैं तो इसका 120 ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो G का कार्डिनलिटी 120 रहेगा। अगर कोई ऐसा z मिल रहा है सच दैट z टू द पावर z टू द पावर 60 इज -1, तो उस z के लिए z टू द पावर 121 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस z, व्हाट व्हाट ऑप्शन सी। यस, तो हम मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली ऑप्शन सी। यस, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ z क्या आएगा 120, means G is generated by this Z। तो Z साइक्लिक ग्रुप, राइट? तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कितना होता है 5 ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है 120 है, सो 5 ऑफ 120, या कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 120 इंटू 1/2। 5 फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते सबको पता है, 2/3 इंटू शायद 4/5 आएगा। यहाँ से 120 इंटू 1/3, तो यहाँ पे 30 कट जाएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे ये आंसर 32 आएगा।
This will be answer. So correct answer is option C. ओके, सो कैसे होगा सबको पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है। अगर z टू दी पावर 60 माइनस वन आ रहा है, इसके मतलब कि z टू दी पावर 121 आएगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर जो जो एलिमेंट के लिए माइनस वन आ रहा है उस एलिमेंट के लिए z टू दी पावर 121 आएगा। ठीक है, तो 120 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलता है एक साइक्लिक ग्रुप में? 5 ऑफ 120। तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन ये रह सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कोई एलिमेंट है z, मान लो सच दैट हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, अगर यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इफ z belongs to the set S, this implies order of z is 120। अगर किसी का मन में ये डाउट हुआ कि ये भी तो हो सकता है कि z belongs to S and or z to the power k is 1 for some k less than 120, ये भी तो हो सकता है। हम क्यों मान रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट एस में होगा तो उसका ऑर्डर 120 रहेगा? ये भी तो हो सकता है कि किसी के जो 120 से छोटा है उसके लिए आइडेंटिटी आ रहा है, पर हम ये प्रूफ कर देंगे कि ऐसा केस नहीं होगा कभी। अगर z टू दी पावर k इज 1 आ रहा है, दिस केस में दिस इम्प्लाइज, और ये तो होगा ही होगा क्योंकि z टू दी पावर 60 अगर -1 आ रहा है तो z टू दी पावर 121 आएगा, क्योंकि अगर z टू दी पावर 60 इज -1, this implies z to the power 120 will be 1, right? तो यहाँ से क्या रिलेशन बोल सकते हैं? k is the order, right? So k is less than 120, so k will divide 120। ये तो ग्रुप का प्रॉपर्टी है। अगर k is the smallest integer such that z to the power k is 1 और 120 के लिए भी 1 आ रहा है तो k will divide 120, राइट? अगर k 120 को डिवाइड कर रहा है और k is less than 120, so this implies that k must divide 60। so अगर k 60 को डिवाइड कर रहा है and z to the power k is 1, so it implies z to the power 60 also 1, but which is a contradiction because given that z to the power 60 is -1, राइट? तो अगर कोई एलिमेंट इस सेट एस में होगा तो उसका ऑर्डर 120 ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। हमने अगर मान लिया कि कोई k मिल रहा है, k इज द ऑर्डर ऑफ z सच दैट जिसका ऑर्डर k है, सो z टू द पावर k विल बी 1, वहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि z टू द पावर 60 भी 1 होगा। इसके मतलब वो एलिमेंट कभी एस में नहीं रहेगा। तो इस एस में कौन सा एलिमेंट रहेगा? जिसका ऑर्डर 120 हो, और एक साइक्लिक ग्रुप में 120 ऑर्डर के एलिमेंट 5 ऑफ दैट 120 मिलेगा, है ना? तो ये एलोबोरेटली में सॉल्व कर दिया। अगर एग्जाम में होगा तो डायरेक्टली ये कर देना कि z टू द पावर 60 इज -1, दिस इंप्लाइज z टू द पावर 120 इज 1। तो 120 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है साइक्लिक ग्रुप में? 5 ऑफ 120। इन जनरल क्या होता है, ठीक है, ये तो इन जनरल क्या होता है, सी का कोई मतलब सबसेट अगर हम इसे gn मान लेते हैं तो ऑल दो z बिलोंग्स टू c स्टार सच दैट z टू द पावर n इज 1, ये साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं ये ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ये एक साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है, ओके? तो इसमें 5 ऑफ n नंबर ऑफ जनरेटर रहता है। दिस इज द शॉर्ट वर्जन। यहाँ पे दिया है z टू द पावर 60 इज -1, दिस इंप्लाइज z टू द पावर 120 इज 1। इससे ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, ओके? सो करेक्ट आंसर इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हाउ मेनी जनरेटर डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 हैव? बोलो, ये तो एकदम में हो जाएगा, ये फरवरी 2022 का है। कितना होगा जनरेटर? अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय सम ए एंड ऑर्डर ऑफ G इज 36, तो इसमें कितना 36 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा? 536 निकालेंगे। 536 नंबर ऑफ 12 generator, 12 yes this is 12, करेक्ट, ओके? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये एक दो क्वेश्चन इजी डाल देता है जो एकदम में मतलब देखने से ही कर सकते हो, वो कुछ सोचना नहीं पड़ता। कई बार एक दो क्वेश्चन में सोचना पड़ता है। अब आओ इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा
डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये भी नेट का क्वेश्चन है, मैं साल लिखना भूल गया इधर। तो यहाँ पे बोला है कंसीडर द सेट, यहाँ पे ऑल दोस 2x2 मैट्रिक्स है सच दैट दिस एंट्री बी इज बिलोंग्स टू जेड एंड एस इज बिलोंग्स टू +-1। यहाँ पे बोल रहा है जी फॉर्म से ग्रुप अंडर एडिशन, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है जी फॉर्म से एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एवरी एलिमेंट इन जी इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। सो फॉर द टाइमिंग मैं अभी लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट नहीं किया, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा पता है, डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या है। तो ऑप्शन सी में बोल रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सी और एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है जी इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो पहला ऑप्शन देखो, जी फॉर्म से ग्रुप अंडर एडिशन, ये कैसे होगा या फिर नहीं होगा बोलो। फॉर ऑप्शन है, सपोज मान लो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो जी क्यों नहीं होगा, या फिर होगा तो क्यों होगा, रीजन दो। जी का क्लोज्ड है, पहले देखो, अगर एस B1 01 लोगे प्लस एस सम, यहाँ पे S1 ले लो या S2 ले लो, B2 01 लोगे, इन दोनों का सम क्या होगा, S1 प्लस S2, B1 प्लस B2, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा। पर इस एंट्री तो कभी 2 नहीं हो सकता जी का एलिमेंट का, सो दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू जी। सो ये बोल रहा है कि जी इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन। आसानी से हो गया। नाउ चेक फॉर ऑप्शन बी। मैं यहाँ पे तो मतलब करवा ही दे सकता हूँ, एक ही ये ऑप्शन सही होगा, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो एक सही करके वो क्यों होगा बता सकता हूँ, पर बाकी ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब सोचोगे ना तो वो काम आता है कि वो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो आंसर नहीं है वो भी जज करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से भी काफी चीज सीखोगे, कैसे सोचना है या फिर कैसे काउंटर एग्जाम्पल निकालना है ऑप्शन को डिस्कट करने के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि बी इज एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। बी के एबिलियन है, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ए एस सम एस B01 ले लो एंड बी एक एलिमेंट ले लो S1 B1 01। यहाँ पे S1 इज बिलोंग्स टू +-1, हाँ ये दिया हुआ है। अब ए बी प्रोडक्ट ले लो, ए बी प्रोडक्ट आएगा S1 B1 प्लस B01, शायद ये आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट विल बी बिलोंग्स टू इक्वल टू बी है, क्योंकि अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बी आया है वहां पे B1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कई कबार एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेके भी चेक कर सकते हो, ए के वैल्यू यहाँ पे एस का वैल्यू 1 ले लो, यहाँ पे -1 ले लो, यहाँ पे B2 ले लो और B13 ले लो, ऐसे करके भी चेक कर सकते हो, पर ये इन जनरल हो जा रहा है कि बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, सो इट इज नॉट एबिलियन, सो बी इज फॉल्स। सो फॉर ऑप्शन सी बोल रहा है एवरी एलिमेंट इन जी इज डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ से एक चीज आसानी से देख के बता सकते हो, क्या है पता है, जी का एक एलिमेंट पर्टिकुलर अगर तुम ये ले लोगे, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ये क्या वन है। डायगोनलाइजेबल होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये जॉर्डन ब्लॉक है, राइट। ये टू यस। क्रॉस टू साइज का जॉर्डन ब्लॉक है, ये डायगोनलाइजेबल नहीं होता। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालोगे तो देखना ये डायगोनल, मतलब जो आइगन वैल्यू आएगा उससे तुम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब वन का आसानी से भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर ये डायगोनलाइजेबल होता है, इसका ओनली आइगन वैल्यू इज 1, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज ओनली 1, राइट। और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या क्या होता है, इट इज द डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ A माइनस आई, राइट। पर यहाँ पे देखना डायमेंशन ऑफ नलिटी यहाँ पे 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, इसका 2 है, राइट, क्योंकि आइगन वैल्यू टू। 1 दो बार है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 2।
but geometric multiplicity, which is the dimension of the null space of A minus I, that will be 1. क्योंकि A minus I का रैंक देखना, रैंक ऑफ A minus I प्लस नलिटी ऑफ A minus I, ये क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स में मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 2 है। यहाँ पे A minus I, अगर A से 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करोगे तो रैंक कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 plus nullity minus I is 2. This implies nullity of A minus I is 1. So it is not equal to the algebraic multiplicity of 1. So यहाँ पे ये हो रहा है कि C is not diagonalizable. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली एक से देख के बता सकते हो। तो लास्ट ऑप्शन जो बज रहा है वो है ऑप्शन सी, राइट। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर करवा देता हूँ। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? एस क्या पहले जी क्या सेट था, एक बार फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे था एस, यहाँ पे था बी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, सच दैट बी बिलोंग्स टू जेड एंड एस बिलोंग्स टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन डी में जी इज फाइनाइटली जनरेटेड, ये बोल रहा है। ओके, तो देखते हैं ये फाइनली जनरेटेड है कि नहीं। जी फाइनाइटली जनरेटेड मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट सम फाइनाइट एलिमेंट्स ए बी सी, कितने भी फाइनाइट नंबर होता है, A1 B1 अप टू n, ऐसा होता है, सच दैट G इज जनरेटेड बाय दिस A1 A2 अप टू an। तो यहाँ पे कोई फाइनाइट जनरेटर मिलता है कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सपोज A इक्वल टू SB01 इज बिलोंग्स टू G, ओके, हम ये मान लेते हैं। तो A का दो पॉसिबिलिटीज है। क्या दो पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि S आइदर +1 और -1 हो सकता है, तो आइदर ये हो सकता है 1B01 हो सकता है, ये वाला मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर -1B01 ये वाला मैट्रिक्स हो सकता है। फाइन, क्योंकि S तो +-1 में होता है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर ये हो रहा है तो इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको पता है शायद, 1101 टू द पावर b, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। b तो इंटीजर है, ये टू द पावर b करने से ये आता है, सबको पता है ये क्या। यहाँ पे मतलब इन जनरल 1101 टू द पावर n करोगे तो कुछ नहीं होता, मतलब n टाइम्स इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वो n आ जाता है, यहाँ पे 01 आता है। तो इस मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स के पावर में हमेशा लिखता है। अगर इस केस में आता है, ये कोई भी एक जनरल एलिमेंट लिया हूँ बी का, जी का, तो अगर ये इस फॉर्म का होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस केस में आ जाओ, तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे एलिमेंट -1, तो ये माइनस हटाने के लिए तुम ये कर लो, ये मैट्रिक्स ले लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। जोर जबरदस्ती ये वाला मैट्रिक्स लाना चाहते हैं केस में। ओके, तो यहाँ पे ये इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1। अब देखो, ये तो ये रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 1 0 1 टू द पावर 1 - b। तो अब क्वेश्चन है, जी का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट जो ये था, वो कौन सा एलिमेंट के मतलब पावर में आ रहा है? आइदर दिस मैट्रिक्स के पावर में, और दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स के पावर में है। तो जी का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट इज जनरेटेड बाय दिस टू मैट्रिक्स 0 1 1 0 1 1 0 1 एंड दिस -1 1 0 1, क्योंकि यहाँ पे तो ये रिपीट है ये वाला। तो जी, अगर एस ये मान लो, एस इज जनरेटेड बाय -1 1 0 1 and this matrix 1 1 0 1, then this implies that G is contained inside this S, right? Sorry, this S.
अब देखो एस का कोई भी एलिमेंट ले लो, इफ एक्स बी ए मैट्रिक्स बिलोंग्स टू एस, देन एक्स कैसा होगा, -1 1 0। ये तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो इसका कोई पावर रहेगा n, और क्योंकि s इज जनरेटेड बाय दिस टू एलिमेंट तो s का कोई भी एलिमेंट इसका पावर में होगा। हम लोग कैसे सब ग्रुप जनरेटेड बाय फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का फॉर्म होता है, मैं वो पहले क्लास में किया था तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर s इज जनरेटेड बाय दिस टू मैट्रिक्स तो एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट विल बी पावर्स इंटीजर पावर ऑफ दिस जनरेटर्स, राइट। तो x अगर कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो x इसका पावर में होगा, x विल बी इन दिस फॉर्म, x इक्वल टू -1 1 0 टू द पावर फॉर सम n1 एंड दिस विल बी 0 1 1 टू द पावर सम n2। फिर देखना इन दोनों का जो पावर होगा दैट विल बी बिलोंग्स टू g अगेन। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री +-1 में आएगा, यहाँ पे इंटीजर रहेगा सेकंड वाला एंट्री फर्स्ट रो में, और लास्ट रो 0 1 ही रहेगा एज यूजुअल। सो दिस मींस g is actually equal to s, so g is generated by these two element। ऐसे ट्रिक्स प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करते करते ये वाला आ ही जाएगा, मतलब ये तुम लोगों को सोचेगा कि एग्जाम में कैसे सोचना है। ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे ना तो देख के आ जाएगा कि ऐसा एलिमेंट्स हमेशा इस टाइप का मैट्रिक्स में पावर में लिख सकते हो। तो अगर जनरेटर निकालना है तो तुम्हें ये निकालना है इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट किस मैट्रिक्स के पावर में ऑकर करता है, तो वो वाला मैट्रिक्स तुम ले लोगे, मतलब वो देख के ही पता चल जाएगा। तो उसको जनरेटर मान लोगे तो मतलब फाइनाइटली जनरेटेड है कि नहीं वो तुम्हें वो उसको देखने के मतलब देखने से पता चल जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बोलो। सर बोलो। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको सर लीनियर अलजेब्रा से सर स्पैनिंग सेट निकाल कर तो जनरेटर निकाल सकते हैं वहां से। स्पैनिंग सेट इज जनरेटर, राइट। अच्छा ओ वेक्टर स्पेस में जो स्पैनिंग सेट होता है वही तो जनरेटर होता है। हाँ, तो मतलब इसको सर लीनियर अलजेब्रा से मतलब डायरेक्ट एकदम कर एकदम सकते हैं। एकदम 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 एकदम, क्योंकि लीनियर वेक्टर स्पेस में स्पैनिंग सेट में जो अंडरलाइन सेट होता है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है, राइट। यस सर। सो उसी से भी तुम सोच सकते हो, या फिर सबसे मतलब सब स्पेस भी, मतलब सब स्पेस कंसीडर करके भी तुम सोच सकते हो। स्क्रीन क्या ऑफ हो गया या फिर अभी भी ऑन है? ऑन। स्क्रीन आ रहा है, मतलब बीच में ऑफ हो गया था क्या स्क्रीन? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। या ओके, अब ले लो ये वाला क्वेश्चन, ये वो पहला जो क्वेश्चन किया था उसका रिपीटेशन है। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ये कौन बताएगा, बोलो कोई भी। z⁻98 is 1 and z⁻n is not equal to 1 for all n, मतलब क्या बता रहा है कि ये कौन सा ग्रुप का जनरेटर पकड़ेगा, ये वाला सेट कौन सा ग्रुप का जनरेटर होगा। ऑल दो जेड जिसका 98 पावर 1 होता है पर उसके पहले ये वो कभी नहीं 1 होता है कोई भी n के लिए जो 98 से छोटा हो। सो व्हाट दिस मींस, दिस मींस z is nth root generator of of which group, 98 group of unity, right? यस सर। सो nth ग्रुप ऑफ यूनिटी साइक्लिक ग्रुप होता है, तो उसका 98 रूट ऑफ यूनिटी लोगे तो उसका जनरेटर क्या रहेगा 5/98, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर तो 98 है, तो 5/98 क्या होता है, कैलकुलेट करो बताओ। समझ में आ रहा है सबको? अगर कोई डाउट है तो मुझे बोलना, मैं रिपीट करूंगा। 42। 42, राइट। ओके, सो सी विल बी द आंसर। एक बार फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी एक ग्रुप फॉर्म करता है। यहाँ पे एक सेट दिया है जहाँ पे 98 पर 1 हो रहा है, तो ये तो वो nth रूट ऑफ यूनिटी के ग्रुप में चला जाएगा। अब ये वाला सेट में एक खासियत ये है कि ये 98 पे ही 1 देता है, उसके पहले कभी 1 नहीं होता है। सो दिस मीन्स दिस इज अ जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या है, इस जेड का ऑर्डर 98 होगा इस केस में, क्योंकि उसके पहले कभी वैनिश नहीं हो रहा है, मतलब उसके उससे पहले 98 के पहले कोई एन नहीं मिल रहा है, सच दैट
उसके पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। ओके, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ सी स्टार, राइट। तो 98 जो पावर होगा वो ही 1 देगा केवल, और ग्रुप का ऑर्डर तो 98 रूट ऑफ यूनिटी का जो ग्रुप फॉर्म करेगा उसका ऑर्डर तो 98 होगा। सो दिस मीन्स जेड इज अ जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप। और कोई भी साइक्लिक ग्रुप का कितना जनरेटर होता है? अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है तो 5 n नंबर ऑफ जनरेटर, यहाँ पे एन का वैल्यू 98 है। सो जनरेटर मिलेगा 98, 5 ऑफ 98 विच इज 42। ओके, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? Q has finite countably many subgroups। ये क्वेश्चन मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। Q has finitely uncountably subgroups, ये मैं क्लास में नहीं करवाया था, तो इसलिए मैं अलग से प्रूफ करूंगा अभी। तो ये ऑप्शन को छोड़ दो, अगर किसी को पता है तो ये याद रख सकते हो, Q has uncountably many subgroups। अच्छा, मैं करवा ही देता हूँ अभी। सो ऑप्शन ए के लिए, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो फॉर ए के लिए AC क्यू हैज, लास्ट ऑप्शन क्या बोलो। लिखा? क्यू साइक्लिक, लास्ट ऑप्शन Q is क्यू तो साइक्लिक, क्यू तो सर, क्यू 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 इज नॉट नॉट साइक्लिक, साइक्लिक। राइट। तो ये तो नहीं A होगा, और ऑप्शन C बी इज होगा। फॉल्स। सर ऑप्शन ए बी। ऑप्शन ए AC बी, सी, सी क्या होगा? एवरी AC फाइनाइटली जनरेटेड सबग्रुप ऑफ क्यू इज साइक्लिक। हाँ अभी रिसेंट तो प्रूव कर रहे थे। हाँ ये ये भी सही है। ऑप्शन बी और सी। हाँ तो सी तो प्रूफ हो गया था क्लास में, मैं शायद सेकंड या फिर थर्ड लेक्चर पे हो गया था। तो ये सी तो ट्रू होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है क्यू हैज अनकाउंटेबली मेनी सबसेट। दिस इज ट्रू और राइट? ट्रू और रॉन्ग? यस राइट। ट्रू ट्रू ट्रू। सो बी विल बी ट्रू, राइट। क्योंकि क्यू का तो अनकाउंटेबल, जेड ले लो ना, जेड का पावर सेट ले लोगे अगर, तो ये तो इनफाइनाइट रहेगा ना, पावर सेट ऑफ जेड इज अनकाउंटेबल, राइट। क्योंकि कोई भी सेट एक्स और उसका पावर सेट पी ऑफ एक्स का कार्डिनलिटी कभी सेम नहीं हो सकता। ये प्रूफ पता है सबको? तो अगर यस सर। अगर जेड इज काउंटेबली इनफाइनाइट, राइट, जेड तो काउंटेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट। सो दिस इंप्लाइज पावर सेट ऑफ जेड वो तो इनफाइनाइट होगा ही, क्योंकि वो तो उसका भी बड़ा सेट है पावर सेट, पर ये काउंटेबल नहीं हो सकता। सो दैट विल बी अनकाउंटेबल, राइट। तो अगर पावर सेट ऑफ z इज आल्सो पावर सेट ऑफ z इज कंटेन इनसाइड पावर सेट ऑफ q, राइट। तो अगर इसके पास अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट्स है तो इसके पास भी होगा। सो दिस मींस दैट q हैज अनकाउंटेबली सबसेट। में थोड़ा स्लो करके ये प्रूव करवा दिया, नहीं तो सबको शायद पता भी है कि अगर z में अनकाउंटेबली सबसेट होता है तो q का तो होगा ही, क्योंकि z इज कंटेन इनसाइड q। सो ओनली ऑप्शन व्हिच इज लेफ्ट इज 1 is a, that Q is countably many subgroups। अब हम ये प्रूफ करेंगे that Q has uncountably many subgroups। प्रूफ Q has, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, TIFR का शायद क्वेश्चन था। Q has uncountably, ये सारा क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिक से होता है, मतलब ऐसे इमीडिएट नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब Q का अनकाउंटेबली मेनी सब ग्रुप होता है, ये प्रूफ करने के लिए पहले तुम एक सेट कंसीडर करो, एस। एस क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर ले लो। अब एस इनफाइनाइट होता है फाइनाइट होता है? सेट ऑफ प्राइम नंबर फाइनाइट होता है इनफाइनाइट होता है?
मतलब 2 3 5 7 ये तो प्राइम नंबर है, ये क्या फाइनाइट सेट होता है फिर इनफाइनाइट सेट होता है? बोलो। इनफिनिट सेट। इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। इसका प्रूफ करना आता है किसी को? कर लेना, ये बहुत इजी प्रूफ होता है। तो अगर S is infinitely countable set, it is countable also, it is subset of Z, so it will be countable. So S is countable infinite, so power set of S is uncountable, right? पावर सेट ऑफ S मतलब S का हर एक सबसेट का कलेक्शन, राइट? सो अगर S इज काउंटेबल, और हम लोग तो ये जानते हैं कि S का कार्डिनलिटी और P ऑफ S का कार्डिनलिटी कभी सेम नहीं होता है। तो अगर ये काउंटेबल इनफाइनाइट होए तो ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होगा PS, तो ये तो अनकाउंटेबल होगा। तो हमारा अभी ट्रिक ये है कि अगर X इज बिलोंग्स टू PS, ठीक है, अगर X इज सेट विच बिलोंग्स टू S होगा, तो हम इस X के कॉरस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप निकालेंगे Q का। सिंस PS has uncountably many element, so the subgroup will be uncountable, right? हम X के कॉरस्पॉन्डिंग XGX निकालेंगे जो एक सब ग्रुप होगा Q का, and also we'll prove that is Y is not equal to X, Y is also belongs to if Y is belongs to PS and Y is not equal to X, then GX will be not equal to GY. तो अगर ये दोनों हम प्रूफ कर दिए, ये वाला पार्ट, तो हम ये बोल सकते हैं कि Q has uncountably many subgroup। क्यों होगा? क्योंकि PS इज अनकाउंटेबल और उसका हर एक एलिमेंट के लिए हमें डिस्टिंक्ट सब ग्रुप मिल रहा है। तो अगर X is PS is uncountable, so this GX will be uncountable, which is a subgroup. So वहां से मतलब बोल सकते हैं कि Q has uncountably many subgroup, right? इजी है ना? बोलो। Q को अनकाउंटेबल दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक प्राइम नंबर का सेट ले रहे हैं, उसका फिर पावर सेट कर रहे हैं, ठीक है? तो प्राइम नंबर का सेट तो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, तो पावर सेट का कार्डिनलिटी काउंटेबली सॉरी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो PS विल बी अनकाउंटेबल, और PS के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे अभी करेंगे। PS के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग एक ग्रुप निकालेंगे। अगर PS का दोनों एलिमेंट X एंड Y, मतलब हमें इजी मतलब मोर इजीली अगर हम लोग कहना चाहते हैं, ओके, पावर सेट ऑफ S, यहाँ पे पावर सेट ऑफ S का एलिमेंट्स है इससे, और GX टाइप का एलिमेंट मतलब ग्रुप व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दिस X, यहाँ पे 1 1 बाइजेक्शन होगा। मतलब यहाँ पे कोई X क्या कहाँ पे जाएगा? GX पे जाएगा, Y कहाँ पे जाएगा? GY पे जाएगा। और ये बाइजेक्शन है, इसका मतलब अगर X इज नॉट इक्वल टू Y, दिस विल इम्प्लाई GX विल बी नॉट इक्वल टू GY। तो अगर PS का ये जो PS है, ये तो PS है, दिस इज PS, और इसका कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगा, तो इसका कार्डिनलिटी भी इनफाइनाइट होगा क्योंकि ये तो बाइजेक्शन है। दिस मैपिंग इज बाइजेक्शन, दिस मैपिंग लेट्स टेक कैपिटल F, इसी इट इज बाइजेक्शन, राइट? तो अगर PS जो कि लेफ्ट वाला सेट है वो अगर इनफाइनाइट होगा, तो राइट वाला सेट ये भी सॉरी PS अगर अनकाउंटेबल है तो राइट वाला सेट भी अनकाउंटेबल होगा। राइट वाला सेट तो हर एक एलिमेंट तो Q का सब ग्रुप होता है, so this means Q has uncountably many subgroups, right? क्योंकि राइट वाला सेट का हर एक एलिमेंट इज अ सब ग्रुप, और वो सब ग्रुप का कलेक्शन अनकाउंटेबल है, so this will implies that Q has uncountably many subgroup. Okay, fine. बोलो। वन टाइम अगेन सर।
हमें प्रूफ करना है कि Q हैज अनकाउंटेबल इवन सब ग्रुप। ओके, सो ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अनकाउंटेबल दिखाने के लिए हम लोग एक सेट मतलब ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे बाद में हर एक ऐसे सेट के लिए। तो हम लोग पहले ये मतलब जानते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज अनकाउंटेबल। सो पी एस मीन्स पावर सेट ऑफ एस विल बी अनकाउंटेबल। सिंस एस इज काउंटेबल सो पी एस विल बी अनकाउंटेबल, राइट? काउंटेबल इनफाइनाइट सो पी एस विल बी अनकाउंटेबल। अब हम इस अनकाउंटेबल सेट में से कोई भी एक सेट लेंगे। पीएस का एलिमेंट कैसे दिखेगा? एक सेट होगा ना, तो उस सेट को हम अगर एक्स मानेंगे तो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, जी एक्स बोलेंगे उसको। ओके, जी एक्स बोलेंगे, और जो कि एक सब ग्रुप होगा क्यू का। सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पीएस वी गेट डिस्टिंक्ट ग्रुप जी एक्स इन क्यू। मतलब अगर यहाँ पे दो एलिमेंट ले पीएस में से, अगर हम दो एलिमेंट ले पीएस में से बिलोंग्स टू पीएस जो कि अनकाउंटेबल सेट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जी एक्स एंड जी वाई मिलेगा वो दोनों भी डिस्टिंक्ट होगा। ओके, सिंस दिस सेट इज अनकाउंटेबल सो ये जी एक्स का जो सेट होगा ना, जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पीएस, ये भी तो अनकाउंटेबल होगा, राइट? जी क्योंकि ये यहाँ पे इस सेट का इंडेक्सिंग कहाँ से हो रहा है बोलो? इस सेट का इंडेक्सिंग कहाँ से हो रहा है? एक्स से हो ग्रुप्स। रहा है जो कि पीएस का एलिमेंट, तो पीएस इज अनकाउंटेबल सो दिस सेट विल बी अनकाउंटेबल। सिंपल है ना? जी यहाँ पे ना समझने वाली क्या बात है मुझे बोलो, तुम खुल के बोलो कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? पीएस अनकाउंटेबल ये पे ये क्या मतलब डाउट हो रहा है इसमें कि पीएस में भी काउंटेबल? नो सर, वो मुझे समझ तो नहीं आ रहा है कि पीएस ये का, मतलब हाँ बोलो तो क्या जी समझ। एक्स मतलब ये ऊपर से जो हम लोग माने हैं जी एक्स नॉट इक्वल जी वाई। वो तो माने नहीं, वो प्रूफ करेंगे, वो तो हमें, मैं तो तुम्हें दिखाऊंगा वो क्या माने हैं, वो मैं प्रूफ करूंगा, ये आइडिया है प्रूफ का। अच्छा अच्छा, ओके सर, अभी ठीक ये तो प्रूफ कर मतलब तुम क्यों समझ रहे हो? मैं ये प्रूफ का आइडिया, मैं अगर प्रूफ बता दूंगा तुम्हें क्या आइडिया आएगा? मैं पहले आइडिया बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कर सकते हैं कि पीएस का हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक सब ग्रुप निकालेंगे, सिंस पीएस इज अनकाउंटेबल सो दैट सब ग्रुप विल बी अनकाउंटेबल। है। यही जी तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ग्रुप कैसे निकालेंगे? सो लेट एक्स बिलोंग्स टू पीएस। तो एक्स में क्या आएगा? एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, राइट? एक्स इज पावर सेट, इसका मतलब क्या है? पावर सेट एक्स का एलिमेंट कैसे रहेगा? सेट रहेगा जो कि प्राइम नंबर का कलेक्शन होगा, राइट? यस और नो बोलो। जी पावर सेट मतलब क्या है? सेट का कलेक्शन, एस का सेट का कलेक्शन। एस क्या है? प्राइम नंबर का सेट है, तो उसका हर एक सबसेट का कलेक्शन पीएस में रहेगा। अगर कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो तो एक सेट बनेगा ना। यस सर। यस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जी एक्स। ओके, gx will be all those fraction a by b such that, ये तो q का ही सब ग्रुप बन रहा है क्योंकि a b are integer, a belongs to z and b belongs to the natural number। ओके, क्योंकि q का कोई भी एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं a by b जहाँ पे a is integer, b is natural number। ओके, and what is the relation between gx and x? नेक्स्ट रिलेशन होगा gcd of ab is 1, b is equal to 1, or every prime divisor of b is in
तो x के साथ ये इसका क्या कलेक्शन है, यहाँ पे ऑल दोज रैशनल नंबर a बाई बी रहेगा, जहाँ पे a एक इंटीजर हो, b एक नेचुरल नंबर हो, जीसीडी ऑफ ए बी इज 1। ये तो हर एक प्राइम नंबर में होता है ना। अगर तुम सपोज 12/7 लोगे, -12/2, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो -12/7। यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट एक इंटीजर है, नीचे वाला पार्ट एक नेचुरल नंबर है, और 12 और 7 का जीसीडी 1 होता है। ओके, या फिर तुम ऐसे लोगे शायद 2/4, तो इसको तो 1/2 लिख सकते हैं, सच दैट जीसीडी ऑफ 1 इज 2। यहाँ पे तो जीसीडी 2 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 1, पर इसको तो इस फॉर्म में हमेशा ही लिख सकते हो, जहाँ पे जीसीडी ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 हो, राइट। तो ये वाला चीज तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दे रहा है, बट ये वाला चीज तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दे रहा है, पर ये सेकंड वाला जो मतलब एडिशनल जो कंडीशन है, बी इज आइदर 1, बी 1 हो सकता है, और एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ बी, मतलब डिनोमिनेटर में जो प्राइम आएगा वो सब एक्स में आना चाहिए। ये है होगा जी एक्स। ओके, जी। मतलब ऐसे तुम समझ सकते हो, सपोज तुम एक्स को ये लिए हो 2, 3, 7 एंड सपोज 23, तो जी एक्स का एलिमेंट कैसे रहेगा, ऑल दोस ए बी, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या होगा जीसीडी ऑफ ए बी 1, एंड बी का जो प्राइम डिवाइजर है, प्राइम डिवाइजर ऑफ बी बिलोंग्स टू एक्स। एक्स क्या है, ये है, मतलब बी का पॉसिबिलिटीज क्या है, मतलब बी ये हो सकता है, अगर बी मान लो 10 है तो 2.5, तो ये तब तुम 7/10 अगर एक एलिमेंट लोगे, तो दिस विल बी डज नॉट बिलोंग्स टू जी एक्स, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 है, और 10 को प्राइम में अगर ब्रेक करोगे 2.5 होगा, पर 5 इज डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, तो ये वाला नहीं एलिमेंट नहीं रहेगा। अगर तुम ये एलिमेंट पिक करोगे 7/14, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 14, 14 मतलब 2.7, तो 2 भी एक्स में है, 7 भी एक्स में है। ओके, इसको ये मत लो, सपोज 6 ले लो, तब 6 एंड 7 का जीसीडी 1 रहेगा, और 6 को तुम लिख सकते हो 2.3, 2 भी एक्स में है, 3 भी एक्स में है, इसका मतलब 7/6 विल बिलोंग्स टू जी एक्स। तो ये जो सेट बना रहे हो, चेक करना, ये होमवर्क है, एक ग्रुप है, मतलब जी एक्स विल बी, जी का एलिमेंट तो क्यू का ही एलिमेंट है, जी एक्स इज सब ग्रुप, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट को तो क्यू का ही एलिमेंट है, सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस। अब देखना, तो हमें क्या दिखाना है, कॉरस्पॉन्डिंग दिखाना है, तो जी एक्स विल नॉट बी इक्वल टू जी वाई वेन एवर एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अगर सपोज x नॉट इक्वल टू y होगा, दिस मीन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p which belongs to x but p does not belongs to y, for some p belongs to, for some prime ये तो होगा ही ना। अगर दोनों प्राइम का कलेक्शन सेम नहीं है, x और y जो कि प्राइम का कलेक्शन का सेट है, तो देयर एग्जिस्ट ए प्राइम, कोई x में रहेगा जो y पे नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेट इक्वल नहीं है, राइट। तो विल गेट ए प्राइम p which is belongs to x, अगर दोनों इक्वल ना हो तो उस केस में हमें दिखाना है कि जी एक्स इज नॉट विल बी नॉट इक्वल टू जी वाई। तो इस केस में 1/p होगा, जो दैट विल बी बिलोंग्स टू जी एक्स, क्योंकि x इज बिलोंग, क्योंकि p इज बिलोंग्स टू x। अगर डिनोमिनेटर में p आ रहा है वो x में होगा, तो ये वाला तो बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ जी एक्स दैट विल बी बिलोंग्स टू जी एक्स, राइट। बट 1/p does not belongs to gy। why it is not belongs to gy? क्योंकि देखो जीसीडी ऑफ 1p is 1,
Okay, and 1 is an integer, p is a natural number, but p does not belongs to y. डिनोमिनेटर y में नहीं है, तो वो 1 by y इस वो 1 by y that will does not belongs to gy, right? क्योंकि gy का कंस्ट्रक्शन कैसा है, डिनोमिनेटर हमेशा y के सेट में, डिनोमिनेटर का प्राइम डिविजर हमेशा y के सेट में आना चाहिए, पर p तो y में नहीं है, p does not belongs to y. This means that gx will not be gy. So यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, फिर ये भी होमवर्क में प्रूफ कर लेना, इफ gx is not equal to gy this will imply x is not equal to, ये थोड़ा टाइम जाएगा इसलिए मैं थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? ये भी प्रूफ कर लेना। यहाँ से होगा कि x का जो कलेक्शन है सच दैट x is belongs to ps, और ये जो gx का कलेक्शन बन रहा है सच दैट x belongs to ps, ये दो 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका कार्डिनलिटी तो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल है, पहले प्रूफ किया हो, मतलब ps का कार्डिनलिटी, तो ये भी अनकाउंटेबल बनेगा। तो ये अगर अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, दिस इज अ सब, दिस ऑल द gx इज अ सब ग्रुप of q. So this means q has uncountably इसको जो भी प्रूफ करेगा इस उपाय से ही प्रूफ करेगा, इसका कोई दूसरा टाइप नहीं है। किसी को लगा कि ये आइडिया कैसे आया या फिर वगैरह वगैरह, ये एक मतलब थोड़ा रिसर्च हुआ कि यहाँ इस टाइप से तुम्हें प्रूफ करना है, शायद और भी रास्ता होगा, पर मोस्ट ऑफ द प्रूफ्स इस आइडिया को यूज करता है कि क्यू का क्यू अनकाउंटेबल। मैं तुम लोगों को इजी में बता सकता था कि ये क्वेश्चन, ये तुम मान लो कि क्यू हैज अनकाउंटेबल इन सब ग्रुप, पर मैं तुम्हें कोई भी प्रूफ नहीं कर, मतलब कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहता जो कि जिसका प्रूफ मैं तुम लोगों को नहीं बताया हुआ हूँ, ठीक है? ये हो सकता है कि अभी नहीं बता रहा हूँ, बट बाद में बता दूंगा सर। लीनियर सर अलजेब्रा x बोलो। ये x नॉट इक्वल टू y विल इंप्लाई gx नॉट इक्वल टू gy ना। तो इसका यस, मतलब है कि अगर gx से gy नहीं इक्वल होगा तो हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू y। नहीं वो नहीं नहीं, ये तो 1 1 है, पर ऑन टू दिखाने के लिए तुम्हें कुछ और दिखाना होता है, ठीक है? तुम इस टाइप से मतलब एक डायरेक्शन में 1 1 बोल सकते हो, पर दूसरे डायरेक्शन में कार्डिनलिटी सेम होने के लिए बाइजेक्शन होना चाहिए, ओके? तुम एक 1 1 मतलब बाइजेक्शन थोड़ी ना होता है, तुम जो बोल रहे हो वो 1 1 का इम्प्लीकेशन है, पर बाइजेक्शन का नहीं है। बाइजेक्शन दिखाने के लिए रिवर्स में भी दिखाना होता है। तुम तो देखना इसका x हमने काउंटेबिलिटी जो स्टेप में प्रूव वो नहीं किया आएगा, है। तुम जो बोल रहे हो। बोलो। ओके ओके ओके, नहीं नहीं हो गया, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। तो ये मतलब ये प्रूफ इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलर किया हूँ। नेट में तुम्हें अगर ये पहले से पता, मतलब मैं बोल दूंगा कि ये ऐसा होता है, तुम लोग मान के चलोगे तो क्वेश्चन तो कर लोगे, पर इंटरव्यू में अगर कहीं पे पूछेगा या फिर कुछ हायर एग्जाम्स इन टीआईएफआर में पूछेगा तो तब दिक्कत आ सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस टाइप का आइडिया का अप्रोच आना चाहिए, ठीक है? तो ये प्रूफ बहुत अच्छा है और बहुत प्रिसाइज है, ठीक है? तो ये वाला प्रूफ कर लेना, जो जो होमवर्क दिया हो, एक दो पार्ट, ये जीएक्स को ग्रुप दिखाना हो या फिर वो जीएक्स इज नॉट इक्वल टू जी वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये आसान चीज है, इमीडिएट हो जाएगा, ये प्रूफ कर लेना। प्रूफ का आइडिया समझा दिया हूँ, ठीक है? और ये प्रूफ करोगे तो याद भी रहेगा हमेशा कि क्यू हैज अनकाउंटेबल मेनी सब ग्रुप, ओके? सीधा स्टेटमेंट बोल के अगर चला जाता तो मतलब शायद तुम लोग अच्छे कुछ नहीं सीखते, वो तो एक दिमाग में बैठ के रहता कि हाँ ये ऐसा ही होता है, पर प्रूफ आना चाहिए, ठीक है? ऐसे क्यों होता है वो पता होना चाहिए इंटरव्यूज के लिए, तो इसलिए मैं इलेबोरेटली एक प्रूफ डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का, और एक क्या क्वेश्चन है, अगर g का ऑर्डर 96 है, ऑर्डर ऑफ g इज 96, h के these are subgroups of g such that order of h is 12 and order of k is 16,
देन H और K का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी, H और K का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, H इंटरसेक्शन K इज एबिलियन, और फोर्थ वाला ऑप्शन बोल रहा है H इंटरसेक्शन K इज नॉट एबिलियन। अब देखो पहले केस में अगर मान लो G साइक्लिक, G साइक्लिक, तो 12 is dividing 96 means there exists a unique subgroup of order 12. Also 16 divide 96 means there exists unique subgroup of order 16, right? अब देखो GCD of 12 and 16 क्या होगा, 4 होगा शायद, राइट? अब 4 ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है मीन्स देयर एग्जिस्ट यूनिक सबग्रुप of unique subgroup of order 4 साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं पहले ही साइक्लिक मान लिया हूँ, मैं कौन कौन ऑप्शन डिस्कट हो जाएगा एक बार मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो देयर एग्जिस्ट यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। अब 4 तो ईच के ऑर्डर में डिवाइड कर रहा है, सो दैट यूनिक सबग्रुप उसको हमारा अगर हम एक्स मान लेंगे तो एक्स इज ए यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन जी, सो 4 डिवाइड ऑर्डर ऑफ 4 divide order of H means H has unique subgroup of order 4, वो सबग्रुप, so that means G के पास तो एक ही 4 ऑर्डर का सबग्रुप है, तो that means X will be contained inside H. Similarly for K, क्योंकि K को भी यहाँ पे X लिखा हूं मैं, ओके। सिमिलरली फॉर K, क्योंकि K का ऑर्डर को भी 4 डिवाइड करेगा तो K के पास भी एक 4 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, पूरा G में एक ही 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, दैट्स मींस X which is unique subgroup in G also subgroup of K, right? This means H intersection K is X, not X. हम लोग ये कह सकते हैं X is contained inside H intersection K, और X का ऑर्डर क्या है, 4 है, तो ये ओनली आइडेंटिटी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये विल बी इनकरेक्ट। H इंटरसेक्शन K इज एबिलियन, H इंटरसेक्शन K इज नॉट एबिलियन। आप अगर हम लोग साइक्लिक लेंगे तो उसका हर एक सब ग्रुप एबिलियन होगा ना, सो ये तो ऑप्शन पहले ही देख के गलत कर सकते हो, क्योंकि अगर G साइक्लिक ग्रुप और 96 तो उसका हर एक सब ग्रुप H इंटरसेक्शन K विल बी आल्सो सब ग्रुप, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, so H is a subgroup, K is a subgroup, so their intersection will be subgroup. So if G is a cyclic group, so H intersection K will be cyclic. It is also abelian. So this means option D is wrong, right? It's saying that H intersection K is not abelian. तो बच गया B and C. B क्यों true है? Why B is true? Suppose अगर मान लो H intersection K is identity, तो एक फॉर्मूला है H K का ऑर्डर इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ H टाइम्स ऑर्डर ऑफ K by H इंटरसेक्शन K, दैट्स मीन 12 into 16 by इसका तो इंटरसेक्शन हम लोग E मान लिया by 1 which is equal to something like क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कोई, 15 जो भी होगा दैट विल बी बिगर देन ऑर्डर ऑफ C. Anyway, it will be bigger than order of G, but H K is a subgroup subset of G, right?
अरे ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, क्योंकि एक बार बोल रहे हो कि एच के जो सब ग्रुप ऑफ मतलब सबसेट ऑफ जी, राइट, और एक बार बोल रहे हो कि एच के का एलिमेंट जी के एलिमेंट से ज्यादा होगा। दिस दिस implies a contradiction. So H intersection K is not equal to identity. अगर आइडेंटिटी होगा तो H के का ऑर्डर जी से भी बड़ा हो जाएगा। That will be contradiction, right? Okay. जी सर। हाँ, सर ये 4 डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच, तो इससे हम कैसे गारंटी देंगे कि 4 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा? अरे हम लोग तो पहले जी को साइक्लिक, हम लोग डिस्कार्ड करने के लिए पहले जी को साइक्लिक मतलब बाकी ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, बाकी एक दो ऑप्शन, उसके लिए तो हमें काउंटर एग्जाम्पल निकालना चाहिए। तो इसलिए हम जी को साइक्लिक मान के, ये तो सभी ग्रुप के लिए होगा, तो अगर सभी ग्रुप के लिए होगा, साइक्लिक ग्रुप के लिए भी होगा, तो हम लोग मान लिए कि जी साइक्लिक, तो उससे ये ए और डी दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। बाकी दो क्यू ट्रू है वो मैं प्रूव कर रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट में। ओके, सपोज अगर आइडेंटिटी होगा तो ये कंट्रडिक्शन आ जाएगा, एच के का ऑर्डर जी के ऑर्डर से भी ज्यादा हो जाएगा, विच विल बी कॉन्ट्रडिक्शन, राइट। ये प्रूफ हो गया बी का। और लास्ट एक जो था क्या है, सी जी, सी जो बोल रहा है कि each intersection k is abelian. This is true, right? Why true this is? क्योंकि each intersection k is subgroup of h and k. ये तो h का भी सबग्रुप होगा, k का भी सबग्रुप होगा, right? So this implies the order of h intersection k, क्योंकि सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है, it will divide order of h as well as it will divide order of k, right? So this means order of h intersection k will divide GCD of 12 and 16, which is 4. और 4 ऑर्डर के नीचे सब ग्रुप सभी ग्रुप एबिलियन होता है, पता है सबको? यस सर। सो h इंटरसेक्शन k will be abelian, क्योंकि 4 ऑर्डर के नीचे ग्रुप का ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, प्राइम ऑर्डर होगा तब तो साइक्लिक होगा। अगर जी का ऑर्डर पी स्क्वायर टाइप का होगा तब भी एबिलियन होता है, राइट। अगर 4 होगा तो 4 is 2 स्क्वायर, सो इट विल बी एबिलियन। इसका प्रूफ मैं कराऊंगा जब हम लोग क्लास इक्वेशन सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे तब। सो ये वाला जल्दी से बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक? आर स्टार साइक्लिक होगा, पहले सी स्टार बताओ। सी स्टार इज नॉट साइक्लिक, राइट? क्वेश्चन नहीं दिख। ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? सर इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा ना? बी सी स्टार इज साइक्लिक, सी स्टार साइक्लिक होता है क्या? सर मेरे को अरे क्वेश्चन ही नहीं प्रीवियस दिखा अभी। क्वेश्चन सर, प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में? ओके, जो एच इंटरसेक्शन के वाला हमने किया है, अच्छा अच्छा, ओके राइट, ओके रुको। उसमें बी और सी दोनों राइट होगा ना सर? हाँ, सी तो राइट होगा, बी भी राइट होगा, एग्जैक्टली ओके सर। ऑप्शन सी इसमें ट्रू है। इसमें एग्जैक्टली सी इज नॉट साइक्लिक, व्हाई सी स्टार इज नॉट साइक्लिक? ये मैं क्लास में करवा दिया हूँ। if C star if it is cyclic then it will be generated by some element, right? A. So a to the power 1 by 2 also belongs to, it is also belongs to, it will be also belongs to C star. But if it is belongs to C star and C star is generated by A, so there exists some n such that a to the power n equal to 1 by 2. This implies n equal to 1 by 2. But n is an integer, which does not belongs to natural number, right? N is a positive natural, n is a natural number basically, which is a contradiction. So C star is not cyclic. So C star अगर cyclic नहीं होगा,
इससे भी मतलब इसको यूज करके भी तुम बता सकते हो आर स्टार इज नॉट साइक्लिक। तो आर उसका सर एक सबसेट है, वो भी नहीं होगा। ना ना ना, साइक्लिक नहीं हुआ तो उसका सबसेट हो सकता है। अगर आर स्टार नहीं है प्रूफ करोगे तो सी स्टार नहीं है वो बता सकते हो, क्योंकि एक होता है तो उसका नीचे वाला सब हो जाता है, सब ग्रुप साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। ये वाला प्रूफ को यूज करके भी बता सकते हो, ठीक है, आर स्टार के लिए। फिर क्यू प्लस क्यू नहीं साइक्लिक होता है, ये मैं प्रूफ करवा दिया, इट्स नॉट साइक्लिक। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बाकी सब डिस्कट हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्यों साइक्लिक है, एक रिजल्ट में लिखवा देता हूँ, प्रूफ बाद में करवा दूंगा कि यूनिट्स ऑफ अ फील्ड फॉर्म्स ऑफ, अच्छा ठीक है मैं लास्ट में लिखा देता हूँ। ये वाला याद रखना, यूनिट्स ऑफ फाइनाइट फील्ड फॉर्म्स से साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ पे जेड पी क्या है, पी अगर प्राइम है तो जेड पी से फील्ड होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट मतलब जेड पी स्टार, तो दैट विल बी अ साइक्लिक ग्रुप। ये फाइनाइट फील्ड में होता है। अगर तुम सी स्टार लोगे, ये तो इनफाइनाइट फील्ड का यूनिट्स है, इट इज नॉट साइक्लिक। तो ये फाइनाइट के केस में होता है, जेड पी इज फाइनाइट राइट। सी इज इनफाइनाइट इसलिए नहीं होता। फाइनाइट फील्ड का अगर यूनिट लोगे, मतलब जो एलिमेंट इन यूनिट मतलब जो एलिमेंट इन्वर्टिबल है, ठीक है, उसका कलेक्शन लोगे तो वो साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फाइन सबको। अब आते हैं लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन, वो जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। ये वाला प्रूफ करते हैं पहले। व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सबको पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। बोलो। यस सर। इसको ही यूज करना है यहाँ पे। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब का ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी, राइट। और हम लोग अगर इसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसको एक मान लो और पूरा एक को एक मान लो, ओके। तो ये आएगा ए बी स्क्वायर टाइम्स ए, जो कि ऑप्शन बी है, तो बी विल बी करेक्ट। यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट था। और बाकी के लिए आइडेंटिटी मैक्सिट जीरो मैट्रिक्स ऐसे करके ले लेना, बाकी ऑप्शन क्यों फॉल्स है वो हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो अगर सही आ रहा है तो ये कर देना, ओके। इस यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का यूज हो रहा है कि ट्रेस ऑफ ए बी और बी है इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो हम इसको अगर ए मान लेंगे और पूरा बाकी जो को बी मान लेंगे, तो बी को पहले लिख सकते हैं, बी मतलब क्या है ए बी स्क्वायर, तो बाद में ये आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू दिस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो ये क्या बोल रहा है, दिस ट्रेस इज इक्वल टू बी। ये नेट का क्वेश्चन था, ओके। फिर ये वाला आ रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अगर बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस बी ए स्क्वायर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज नॉन सिंगुलर। अब ये क्वेश्चन देख के ही ना हमेशा ये सोचना कि आइडेंटिटी, अगर इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल को तुम्हें प्रूफ करना है, तो इन्वर्टेबल के लिए क्या दिखाना है, अगर ए इज इन्वर्टेबल तो हमें कोई बी फाइंड करना है सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें हमेशा राइट साइड में आइडेंटिटी लगाना होता है। तो आइडेंटिटी राइट साइड में लगा के बाकी सब इधर ले आओ, ये है आइडिया, ऐसा आइडिया आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी नॉन सिंगुलर की नहीं पूछा है, बी नॉन सिंगुलर कब होगा, तो बी को यहाँ से कॉमन ले लो।
तो अगर ये आ रहा है तो मुझे एक मैट्रिक्स मिल रहा है सच दैट दिस इज आइडेंटिटी, तो दिस इंप्लाइज बी इज इन्वर्टेबल ना। अब देखो n क्रॉस n के केस में, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, अगर ए बी इस आइडेंटिटी होता है तो बी ए भी आइडेंटिटी होता है, मालूम है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होता है। ट्रू फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब चीज मैं इलेबोरेटली मतलब वेक्टर स्पेस में कराऊंगा, क्यों होता है, क्या से होता है, पूरा मैपिंग के थ्रू में, ठीक है? समझ में आया सबको? तो इसका बीस इन्वर्टेबल होगा। और बाकी क्यों ट्रू नहीं है मैं दिखा देता हूँ। सपोज तुम ए और डी को प्रूफ करोगे, तो तुम इस केस में ए को जीरो मान लो। ए को जीरो मानोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, राइट? ए को जीरो मान लोगे तो इक्वेशन से क्या आएगा, इक्वेशन से आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए में क्या बोल रहा है, अगर ए को जीरो मानोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए इज नॉन सिंगल, ये तो गलत हो गया। और ए बी इज, क्या बोल रहा है कि ए बी इज सिंगुलर। अगर ए इज जीरो तो ए बी विल बी जीरो, राइट? सो ए बी सिंगुलर इज फॉल्स फॉर ए डी ऑप्शन। फॉर सी ऑप्शन के लिए क्या करोगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है उतना, बहुत सारा क्वेश्चन बाकी। ए प्लस बी इज नॉन सिंगुलर, ए प्लस बी के लिए ए इक्वल टू माइनस बी ले लो। फिर देखना कि ये वाला ए इक्वल टू माइनस बी अगर लोगे तो ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सर, ठीक है? ए इक्वल टू माइनस बी लोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं, देखो प्रूफ करो। ए के जगह पे माइनस बी लिख दो तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या होगा, आई माइनस बी के जगह पे अगर ए स्क्वायर लिख दोगे, ए के जगह पे बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अच्छा, ये कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेने से होगा, ये वाला इन जनरल नहीं होगा, ओके? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लेके ये कर लेना। ये वाला नहीं, मतलब इन जनरल नहीं होगा ये इक्वल टू माइनस बी लेके। तो ये वाला ए सी, ये बाकी जो ये एक ही ट्रू होगा, तो कैसे ट्रू होगा वो तो मैं प्रूफ करवा दिया। बाकी के लिए थोड़ा नॉन एग्जाम्पल फाइंड कर लेना, ओके? मतलब ऐसे पर्टिकुलर ए इक्वल टू आइडेंटिटी बी इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ देखे देखे कर लेना, ओके? क्योंकि बाकी तो फॉल्स है, उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ही ढूंढना है, उसके लिए पर्टिकुलर चॉइस ही डालना है। तो पर्टिकुलर चॉइस पिक करके डाल लेना, ओके? ट्रू क्यों है वो मैं प्रूफ करवा दिया कि 20 नॉन सिंगल एक ही ट्रू है, ओके फाइन। अगर इन जनरल कोई मतलब ऐसा मिल जाता है जिसके लिए ट्रू नहीं होगा काउंटर एग्जाम्पल, मैं करवा दूंगा। इस केस में पार्टिकुलर चॉइस ए बी का लेके करना होगा, अभी टाइम थोड़ा कम है और क्वेश्चन भी ज्यादा है। तो अगर किसी को नहीं हुआ तो बोलना, मैं करवा दूंगा, ठीक है? पार्टिकुलर क्या चॉइस लेना है मैं बोल दूंगा, ओके? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट, ये वाला बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखो सब देखना, हाँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी इक्वल टू माइनस बी दिया है, ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी इज जीरो, ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी इज वन, ट्रेस ऑफ ए इज जीरो, ट्रेस ऑफ बी वन, ट्रेस ऑफ ए इज वन, ट्रेस ऑफ बी इज जीरो। अब दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, दोनों दोनों साइड पे ट्रेस ले लो। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ट्रेस भी इक्वल होगा। पर हमें पता है ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी, यहाँ पे बी है, ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी है, दोनों इक्वल होता है। तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए बी, राइट? इस माइनस को बाहर निकालो क्योंकि
ट्रेस किससे मतलब माइनस प्लस ऐसे बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेस ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस है, राइट। क्योंकि ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, राइट। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी में माइनस चला जाएगा। तो दिस मीन्स दैट ट्रेस ऑफ ए बी इज 0। सर कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है सभी को क्या? सबको नहीं दिख रहा है? यस सर। आप मतलब सर लिख दे रहे हैं उसके बाद दिख रहा है थोड़ी देर बाद। हाँ अच्छा लैग अच्छा हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। कब से हो रहा है, अभी से हो रहा है कि बहुत पहले से हो रहा था? पहले अभी से ही हो से। रहा है, बहुत पहले से ही हो रहा है। अच्छा ओके, तो बताना तो चाहिए। अभी से मेरे में स्टार्ट हुआ था। अच्छा अच्छा।